दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्यूबरक्यूलोसिस स्टार्ट करेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस दो ऑर्गेनिज्म से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये दो ऑर्गेनिजम्स ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करते हैं। और उसमें भी 95% केसेस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस दिखता है और 5 केसेस में माइकोबैक्टीरियम बोविस दिखता है। ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी। ओके, फिर डिसीजेस कौन से क्रिएट होते हैं इनसे। इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो पल्मोनरी टीबी कॉज करता है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस भी कॉज करता है। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है वो सिर्फ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे के पॉइंट में पता चल जाएगा। इनका सोर्स क्या है? ये कैटल में होता है, जैसे कि काउज मिल्क के थ्रू हो सकता है, यानी कि जूनोटिक डिसीज़ होता है, बोलते हैं ऐसा, ठीक है। ये ह्यूमंस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ह्यूमंस में होता है, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन कैसा होता है? बाय द इन्फेक्टेड और कॉन्टेमिनेटेड मिल्क। ये किसका है? माइकोबैक्टीरियम बोविस का ट्रांसमिशन। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस मेनली दो ऑर्गेनिजम्स से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके, और दूसरा माइकोबैक्टीरियम बोविस। उनकी एपिडेमियोलॉजी मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है और 5% केसेस में माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। फिर डिसीजेस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस पल्मोनरी टीबी कॉज करता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कॉज करता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम बोविस मोस्टली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करता है, रियरली पल्मोनरी टीबी होगा। और सोर्स क्या है इनका? ये कैटल यानी कि एनिमल्स जूनोटिक डिसऑर्डर या डिसीज़, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ह्यूमंस इसका रिजर्वायर है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम बोविस ने जो इन्फेक्शन कॉज किया है वो कॉन्टेमिनेटेड मिल्क से ट्रांसमिट होता है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मैंने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम बोविस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कॉज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर ये माइकोबैक्टीरियम टीबी को इनहेल करते हैं है, और इसको क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। इसलिए जब हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो पहले ये स्टमक में जाएगा, स्टमक में फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वहाँ से पहले फिर यूँ समझो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टीबी होगा पहले, क्योंकि हम पहले मिल्क पिएंगे या फिर मिल्क खाएंगे जो पास्चराइजेशन नहीं हुआ, ऐसा मिल्क हम खाएंगे, तो फिर वो माइकोबैक्टीरियम बोविस हमारे स्टमक में जाएगा और हमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। फिर वो इन्फेक्शन आगे चल के फिर अदर ऑर्गन्स में फैल के फिर लंग्स में आ सकता है, लेकिन मेनली ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी से स्टार्ट करता है। और ये पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस स्टार्ट करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली और ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। और साइट, लंग्स और इसकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि कोई भी लिख सकते हो आप यहाँ पे,
लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है। इसका एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ये लीवर में होता है। ओके, कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में इसकी मोस्ट कॉमन साइज लीवर है, मोस्ट कॉमन साइट लीवर है। ओके, ये ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। अब हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा देखेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB। पहला पॉइंट है, ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एरोबिक यानी कि एयर लवर, ऑक्सीजन लवर। ओके, और ये राइट लोब का या फिर किसी भी लोब का, ये सॉरी राइट या फिर लेफ्ट लंग का अपर लोब में जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जो अपर लोब है वो कोलैप्स नहीं करता। क्यों कोलैप्स नहीं करता? क्योंकि अपर लोब में परफ्यूजन थोड़ा कम होता है। यानी कि यूँ समझो, अपर लोब का VQ रेशो वेरी हाई होता है इन अपर लोब। VQ यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, उसमें ऑलवेज ईयर होती है, वो अपर लोब कोलैप्स नहीं करता। तो ये एरोबिक होने के कारण जहाँ पे ज़्यादा वेंटिलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा एयर है ना, एनी टाइम ऑलवेज एयर होती है, इसलिए कोलैप्स नहीं होता अपर लोब। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली अपर लोब में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, फिर ये हो गया ना कि अपर लोब, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, अपर लोब को चूज़ करता है। फिर दूसरा है कि ये नॉन मोटाइल होता है। ओके, नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके पास फ्लैजेला नहीं होता। ओके, एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट होने के कारण ये नॉन मोटाइल होता है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, बट ये वेरी वीक, एक्सट्रीमली वीक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, एक्सट्रीमली वीक। और एसिड फास्ट बैसिलाई है, एसिड फास्ट बैसिलाई, एसिड फास्ट बैसिलाई। ओके, AFB, एसिड फास्ट बैसिलाई। अब ये एसिड फास्ट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आया यहाँ पे, यहाँ का इसका फीचर है एसिड फास्ट बैसिलाई। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल में, इसके सेल वॉल में लिपिड बहुत ज़्यादा होता है, लिपिड्स, हाई लिपिड कंटेंट होता है इसके सेल वॉल में। और ये लिपिड ही क्या है, माइकोलिक एसिड है, माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड की वजह से ही इसको माइकोबैक्टीरियम नेम दिया गया है। ओके, माइकोलिक एसिड क्या है, ये लिपिड्स में होता है। ये लिपिड्स कहाँ पे होते हैं, सेल वॉल में होते हैं, इसीलिए इसका सेल वॉल बहुत रिजिड होता है। जो हम एंटीबायोटिक ड्रग्स लेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स को ये रेजिस्ट करेगा। कैसे रेजिस्ट करेगा? क्योंकि इसका सेल वॉल बहुत रिजिड है, इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, हाई लिपिड होता है। तो ये माइकोलिक एसिड ही क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। माइकोलिक एसिड ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। ये कितनी लॉन्ग है, 78 to 90 कार्बन एटम्स। ठीक है,
और इसी वजह से क्या होता है, ये माइकोलिक एसिड की वजह से ये सर्वाइव इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑल्सो। तो इस वजह से क्या होगा, ये माइकोलिक एसिड इसके सेल वॉल में होता है, यानी कि इसको एसिड की आदत है, इसको एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसको ये माइकोलिक एसिड की वजह से दो प्रॉपर्टीज़ मिली है। पहली है रेजिस्टेंस और दूसरी है एसिड फास्ट वाली। पांचवा पॉइंट है इसका सेल वॉल। इसका सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्सी होता है और रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का रीज़न तो आपको मैंने बताया कि वो माइकोलिक एसिड की वजह से। माइकोलिक एसिड होता है लिपिड हाई कंटेंट होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि 78 to 90 कार्बन एटम्स लॉन्ग है, उस वजह से रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी मिली है इसको। तो ये इसकी वजह से, रेजिस्टेंट की वजह से क्या होता है, हम जो भी एंटीबायोटिक्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी रिड्यूस होगी, एंटीबायोटिक्स हम लेंगे उनकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स है, रेजिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, इम्यून सिस्टम के लिए भी रेजिस्टेंट है। इसी वजह से ये एंटीबायोटिक्स कांट पेनिट्रेट सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें इसमें एक स्पेशल एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी चाहिए, एंटी टीबी थेरेपी। और इसकी रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ये किससे मीडिएट होती है, मीडिएटेड बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और क्रोमोसोमल ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर प्लाज्मिड्स के थ्रू होती है, प्लाज्मिड्स। ओके, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मिड्स नहीं, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अदर बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड्स के थ्रू मीडिएटेड होता है ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से रेजिस्टेंस मिला है। इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं तब इसको रेजिस्टेंस मिलता है। और सिक्स्थ पॉइंट है विरुलेंट फैक्टर्स, यानी कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो पहला फैक्टर है कॉर्ड फैक्टर। कॉर्ड फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल कौन सा होता है, इसमें होता है ट्रीहेलोज डाइमाइकोलेट। क्या है, विरुलेंट फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो इसको हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने में। तो उसमें पहला फैक्टर है कॉर्ड फैक्टर, और उसका मॉलिक्यूल कौन सा है, ट्रीहेलोज डाइमाइकोलेट, ठीक है। और ये कॉर्ड फैक्टर क्या करता है, कॉर्ड फैक्टर एक ऐसी सरपेंटाइन कॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है, सरपेंटाइन लाइक serpentine cord like pattern। serpentine यानी कि ऐसे सांप की तरह से, ये दिख रहा है सांप की तरह से एक कॉर्ड फॉर्म करता है,
इसलिए इसको सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न बोलते हैं। ये क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड है। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड है जो कि क्या करता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्म करता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। तो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन ये कॉर्ड फैक्टर इन्फेक्शन करने में मदद कर रहा है उसको। ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट, ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट उसका मॉलिक्यूल है जो कि सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न फॉर्म करेगा, और ये ग्लाइकोलिपिड होने की वजह से ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करता है, होस्ट की एक्टिवेट्स होस्ट इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, तो फिर होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा, उस वजह से टिश्यू डैमेज होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। एक्टिवेट्स होस्ट इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस टिश्यू। ओके दोस्तों, तो विरुलेंट फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है, कॉर्ड फैक्टर, जो कि जिसमें मॉलिक्यूल कौन सा होता है, ट्रिहेलोज, क्या, ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट। ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट एक मॉलिक्यूल है कॉर्ड फैक्टर में जो कि सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न फॉर्म करता है। और ये कॉर्ड फैक्टर, ये ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट जो मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलिपिड है जो कि ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करेगा और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है होस्ट की, उसी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है। अब दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है, ये दूसरा फैक्टर कौन सा है, थियोसिरॉल, थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट, इसको PDIM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट। क्या, थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट PDIM। ये कहाँ पे होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ओके, ये सेल वॉल में होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के सेल वॉल में लिपिड हाई कंटेंट में है ना, तो ये थियोसिरॉल उसके सेल वॉल में है, थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट। ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ये क्या करेगा, थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट क्या करता है, ये सबसे पहले एक काम करता है, एक बहुत अच्छा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को बहुत मदद करता है। ये रिकग्निशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स रिकग्निशन बाय होस्ट इम्यून। यानी कि जब इस बैक्टीरिया पे होस्ट की इम्यून सिस्टम अटैक करने आएगी तो वो इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज ये नहीं कर पाएगी कि ये बैक्टीरिया फॉरेन बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसके पास थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट है जो कि क्या करेगा, इसका प्रिवेंशन करेगा। कैसे, रिकग्नाइजेशन नहीं होगा, फिर रिकग्नाइज यानी कि पहचान ही नहीं पाएगा वो होस्ट का इम्यून सिस्टम कि ये बैक्टीरिया बाहर से आया है, फॉरेन बॉडी है, ये बैक्टीरिया है या फिर ये एनिमी है। प्रिवेंट्स रिकग्निशन बाय होस्ट इम्यून, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट का। ये एक विरुलेंट फैक्टर है। दूसरा वाला हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं वो भी मतलब याद रखना ज़रूरी है। हम विरुलेंट फैक्टर्स देख रहे हैं, उसमें कॉर्ड फैक्टर था पहले, ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट। ओके, ट्रिहेलोज डाइमाइकोलेट वो ग्लाइकोलिपिड था, उसने ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करके अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके टिश्यू डैमेज किया। और ये थियोसिरॉल डाइमाइकोसिरोसेट क्या है, ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, सेल वॉल में होता है और ये रिकग्निशन प्रिवेंट करता है। इसलिए क्या होता है, जो हाँ, ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिर
easily enters मैक्रोफेजेस। और दोस्तों ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैक्रोफेजेस के अंदर जाके प्रोलिफरेशन भी उसका उधर ही होता है। इंटस मैक्रोफेजेस एंड प्रोलिफरेट्स, यानी कि इसका डिवीजन बहुत अंदर होता है फिर मैक्रोफेजेस के अंदर ही। और इसका दूसरा फंक्शन है, एक तो रिकग्नाइजेशन को प्रिवेंट किया और सेल वॉल इम्परमेबिलिटी। सेल वॉल इम्परमेबिलिटी ये क्या करता है? सेल वॉल इम्परमेबिलिटी कैसे करता है? हाइड्रोफोबिक बनाता है वो सेल वॉल को। क्या? हाइड्रोफोबिक बनाता है सेल वॉल को। तो अगर सेल वॉल हाइड्रोफोबिक होगा तो जो वाटर सोल्यूबल जो कंटेंट्स है जैसे ड्रग्स, वो इस सेल वॉल के अंदर नहीं जा पाएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, और यही पैथोजेनेसिस फॉर्म करता है। पैथोजेनेसिस फॉर्म इन द लंग्स में पैथोजेनेसिस यानी कि डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, ये विरुलेंट फैक्टर्स थे इसके दो। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है ये रिवाइज करते हैं। इतना ही देखने वाले, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मस्त रिवाइज करेंगे ये। हम ट्यूबरकुलोसिस देख रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस दो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक मोस्ट कॉमन है जो कि 95 केसेस में दिखता है, और 5 केसेस में 95% और 5% केसेस में माइकोबैक्टीरियम बोविस दिखता है। और ये तो इनकी एपिडेमियोलॉजी। डिसीज़ ये पल्मोनरी टीबी कॉज करेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कॉज करेगा, यानी कि ये इन्फेक्शन डिसेमिनेट होके अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा माइकोबैक्टीरियम बोविस, क्योंकि हम इसको इंजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है वो कॉन्टेमिनेटेड मिल्क के थ्रू होता है, और जो कि पहले स्टमक में जाएगा, इसलिए पहले स्टमक को टीबी होगा, यानी कि जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टीबी होगा। इनका सोर्स क्या है? ये कैटल में होता है, यानी कि इन्फेक्टेड काउज वगैरह। फिर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में होता है। फिर ये ट्रांसमिशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, एरोसेल्स के थ्रू, और ये कंटामिनेटेड मिल्क के थ्रू। और इनकी साइड्स क्या है? ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, और ये लंग्स में कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि ये कंजेनाइटल टीबी अगर है, कंजेनाइटल टीबी है, कंजेनाइटल टीबी है तो फिर वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? लिवर होगी। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके बारे में देखा कि वो एरोबिक होता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा एयर होती है वहाँ पे ये जाके इन्फेक्शन करेगा। ये उस एरिया को चूज़ करता है जहाँ पे ज़्यादा एयर होती है, यानी कि एरोबिक है। और दोस्तों मैंने नीचे बताया था कि ये मैक्रोफेजेस में एंट्री मारता है, ईजिली एंटर्स मैक्रोफेजेस है ना, और उसके अंदर ही प्रोलिफरेट वगैरह डिवीजन वगैरह होता है उसका। तो ये जहाँ पे ज़्यादा मैक्रोफेजेस है ना वहाँ पे जाके बस जाता है। ठीक है, ये भी याद रखो। और ये नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला नहीं होता। फिर ये ग्राम पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत वीक होता है, और एसिड फास्ट बेसिलाई है ये, क्योंकि इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड है जो कि लिपिड्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये सेल वॉल में लिपिड्स है जो कि माइकोलिक एसिड है, और इसकी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जो कि 78 से लेकर 90 कार्बन आइटम्स की है, और इसी वजह से ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी सर्वाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल में ही माइकोलिक एसिड है। तो इसको दो प्रॉपर्टीज़ मिली है, एक है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी है? एसिड फास्ट की प्रॉपर्टी। किससे मिली है इसको? क्योंकि इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड है। ठीक है, तो सेल वॉल देख रहे थे हम। सेल वॉल में क्या था कि इसका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स वैक्स की तरह और रेजिस्टेंट था। तो ये रेजिस्टेंट होने के कारण ये क्या, एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो रेजिस्टेंट यानी कि इम्परमेबल, क्यों इम्परमेबिलिटी क्यों मिली थी इसको?
जब हम विरुलेंट फैक्टर्स देख रहे थे तो हम थियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट देख रहे थे। तो थियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट इसको क्या करता है, इसके सेल वॉल को इम्परमेबल बनाता है, इसलिए हमारे एंटीबायोटिक्स उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते, कंट पेनिट्रेट सेल वॉल। ओके, फिर रेजिस्टेंट, हाँ इस ये देखा था। फिर इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस से मीडिएट होती है, यानी कि जैसे कि अदर बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड्स के थ्रू होती है, लेकिन इसमें किससे होती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से होती है। फिर विरुलेंट फैक्टर्स में हमने दो देखे, एक था कॉर्ड फैक्टर और दूसरा था थियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट। तो कॉर्ड फैक्टर में मॉलिक्यूल कौन सा था, ट्रीहेलोज डाइमाइकोलेट, जो कि सर्पेंटाइन कॉर्ड फॉर्म करता है, और ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा, और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके टिश्यू को डैमेज करता है। कौन, कॉर्ड फैक्टर पहला वाला कौन सा था, उसका मॉलिक्यूल था ट्रीहेलोज डाइमाइकोलेट। ओके, विरुलेंट फैक्टर्स देख रहे थे हम। फिर थियोसिरोल क्या है, एक सेल वॉल में होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जो कि प्रिवेंट्स रिकग्नाइजेशन बाय होस्ट इम्यून।